रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर पे पहुंच चुके हैं हम, और आज हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कि किसे करवाने की जरूरत है, कब आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा जीएसटी के अंदर, कब आपको रिकॉल होना चाहिए कि इतने दिन से पहले पहले। ये जो बेल नजर आ रही है आपको, ये बेल आपको भी सेट करनी पड़ सकती है अगर आप रजिस्ट्रेशन के जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उसके अंदर आते होंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को रजिस्ट्रेशन के, जो कि बात करेगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंदर हमें कब रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, किसे करवाना होगा, कौन लाइबल नहीं है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसके इंट्रोडक्शन हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बता देती हूँ इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें हैं जो आपको बताया जाएगा, क्या क्या डिस्कस किया जाएगा। सेक्शन बेनिफिट्स बताए जाएंगे रजिस्ट्रेशन करने के, क्या क्या बेनिफिट्स है, कि ये जो आप इतना सारा प्रोसेस करेंगे रजिस्ट्रेशन करें, क्या ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। जैसे स्कूल में आप एडमिशन लेते हैं उसके लिए पहले हमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है ना। इवन यूनिवर्सिटीज के अंदर या मैं कहूँ किसी कॉलेज के अंदर आपको अपना एडमिशन करवाना है, ठीक है, तो आपको उसके लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है ना। तो उसके लिए भी तो आपको एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है ना, एक स्टेप को फॉलो करना पड़ता है, एक डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करना पड़ता है, अथॉरिटीज के साइन करवाने पड़ते हैं। इसी तरह से हम इस रजिस्ट्रेशन के चैप्टर के अंदर भी हम यही डिस्कस करेंगे कि हमें क्या क्या जरूरत होने वाली है। इज इट क्लियर? और साथ में हम डिस्कस करेंगे कि कौन लाइबल होगा जीएसटी के अंदर रजिस्टर करवाने के लिए और कौन नहीं होगा, मैंडेटरी किसके लिए है और क्या प्रोसेस रहने वाली है, इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। अमेंडमेंट और कैंसिलेशन हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे क्योंकि ये काफी सारे पॉइंट्स हो जाते थे और इसके अंदर क्या है आपको टर्म्स याद रखनी होगी, ठीक है। तो चलो मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछती हूँ कि जो गवर्नमेंट है जीएसटी का कंसेप्ट लेके आई है उसका मेन पर्पज क्या है जीएसटी को लाने का। पहली बात तो जीएसटी को जो भी पर्सन जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं आपको एक ब्लैंक पेज पे लेके चलती हूँ, ब्लैंक पेज जहां पे हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। नाम क्या है चैप्टर का? रजिस्ट्रेशन। मैं आपके एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे कि आप हैं यहाँ पे, हम हमेशा किसका एग्जाम्पल लेते हैं, या तो हमेशा मिस्टर एक्स का लेते हैं या फिर टिंकू जी का लेते हैं, राइट। टिंकू जी को क्या चाहिए कॉलेज के अंदर, डीयू यूनिवर्सिटीज के अंदर, सीयू के अंदर, आज सभी यूनिवर्सिटीज के नाम लिख लेंगे हम, केयू के अंदर, ठीक है, सीआरएसयू के अंदर, ठीक है, सीडीएलयू के अंदर, और जो भी यूनिवर्सिटी रह चुकी है जैसे कि कानपुर यूनिवर्सिटी है, जीजे यूनिवर्सिटी है, आईजी यूनिवर्सिटी है, इग्नू यूनिवर्सिटी है, इन सब का और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ठीक है। इसको एडमिशन चाहिए वही बीकॉम के अंदर, इसने अपनी +2 कंप्लीट की है, तो +2 कंप्लीट करने के बाद जो बीकॉम में जब ये एडमिशन लेगा तो उसे क्या करना पड़ेगा, अपने आप को बीकॉम में एडमिशन लेने के लिए उसने क्या किया, सभी कॉलेज का जो CEUT का जो फॉर्म फिल किया जाता है उसके एंट्रेंस एग्जाम के लिए उसने क्या किया, फॉर्म फिल किया। तो जब भी आप कभी किसी भी फॉर्म को फिल करते हो तो ऑप्शन आता है कि आप कैसे फॉर्म फिल करेंगे। क्या आप पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं, फिर लॉगिन होता है, फिर आगे जो डिटेल्स दी होती है फॉर्मेट के अंदर आप उसको क्या करते हो, फिल करते हो। तो रजिस्ट्रेशन का करने का मतलब ये है कि आप अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि मैं एक और एप्लीकेंट हूं जो इन सब चीजों के लिए इंटरेस्टेड हूं और केवल इनकी एलिजिबिलिटी होगी। देखो अब इसको बीकॉम में एडमिशन लेना है तो नॉर्मल सी बात है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा होगा कि इसकी +2 क्लास होनी चाहिए, है ना। तो नॉर्मल सी बात है ये एलिजिबल होगा तभी इस रजिस्ट्रेशन को फुलफिल कर पाएगा। और रजिस्ट्रेशन जैसे ही करेगा तो उसे एक रेफरेंस नंबर दिया जाता है। आपने हमें मोस्ट ऑफ बच्चों ने किया होगा ये, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया। तो आपको एक रेफरेंस नंबर मिलता है जो कि हम कहते हैं कि एक यूजर नेम मिलता है, प्लस में आपको एक पासवर्ड मिलता है कि इसके थ्रू आप क्या कर पाएंगे, लॉगिन कर पाएंगे आपके स्टेटस को चेक करने के लिए कि आपने कितना फॉर्म क्या है कंप्लीट कर दिया है। इज इट क्लियर? तो सेम एज इट इज प्रोसीजर यही रहता है जीएसटी के अंदर कि किसको, नॉर्मल सी बात है जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाने का मतलब ये है कि अब यहां पर रजिस्ट्रेशन करवाने का मतलब पता है क्या है कि जो नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आने वाले हैं उनके बारे में पता लगाना कि कितने स्टूडेंट्स ने इन यूनिवर्सिटीज के लिए प्रेफरेंस दी है कि मैं यहाँ पे एडमिशन लेना चाहता हूं। अगर मैं यहीं पे बात करूं जीएसटी के अंदर कोई पर्सन रजिस्ट्रेशन करवाता है तो जो सप्लायर होता है ना, जो सप्लायर है उसे राइट मिल जाता है कि वो टैक्स जो है कलेक्ट कर सकता है फ्रॉम द कस्टमर। वो कस्टमर से क्या कलेक्ट कर सकता है, टैक्स कलेक्ट कर सकता है। वो टैक्स
तभी कलेक्ट कर पाएगा कस्टमर से जब उसने रजिस्ट्रेशन खुद का करवाया होगा। तो पहली बात यहाँ पे ये पता होनी चाहिए। दूसरा यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि याद रखने का है कि जो भी पर्सन जीएसटी के अंदर अपने आप को रजिस्टर करवाएगा उसे आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा। ये कंप्लीट चैप्टर हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, चैप्टर नंबर 12 के अंदर, कि आईटीसी का बेनिफिट वही पर्सन उठा सकता है जिसने अपने आप का रजिस्ट्रेशन जो है जीएसटी में करवाया होगा। इज इट क्लियर? तीसरा बेनिफिट क्या है कि ये तो बेनिफिट होगा भाई सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बेनिफिट बताऊं तो गवर्नमेंट के पास एक प्रॉपर क्राइटेरिया, प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से डाटा आ जाता है कि इतने इतने लोग रजिस्टर्ड है, यहां से मेरा इतना रिवेन्यू जनरेट हो रहा है। अब आपको पता है कि जैसे मैं कहूं कि गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा जो रिवेन्यू जनरेट होता है इनकम टैक्स से होता है, ठीक है, अप्रोक्स 19%। मान लीजिए कि पूरा ये 100 रुपए है, 100 रुपए में से जो 19 रुपए जो क्या होते हैं इनकम टैक्स से आते हैं और बाकी चीजें जो 18 रुपए हैं वो जीएसटी से आते हैं। फिर आगे इसको फर्दर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। दैट मीन्स सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू है इनकम टैक्स से, देन उसके बाद जीएसटी आता है। तो गवर्नमेंट के पास क्या हो जाता है, एक प्रॉपर सिस्टम बन जाता है जिसके थ्रू वो पता लगा सकता है कि कितना रेवेन्यू उसके पास आ रहा है, कितना रेवेन्यू नहीं आ रहा है। इज इट क्लियर? इतना समझ में आया? ठीक है जी। अब जल्दी से इसके इंट्रोडक्शन पे बढ़ते हैं। क्या कहता है ये इंट्रोडक्शन कि हमें कि कब करना है, कितना कैलकुलेट, कितनी हमें कब हमें जीएसटी के अंदर अपने आप को रजिस्टर करना होगा, ये कैलकुलेशन भी आज हमें पता लगने वाली है। ठीक है, तो बड़े इंट्रोडक्शन क्या कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन का जो मेन एम क्या होता है पता है, क्रिएटिंग अ स्पेशल क्लास ऑफ पर्सन। जो पर्सन होते हैं ना उनकी क्लास क्रिएट की जाती है। क्लास का मतलब समझते हैं, जैसे कि आपकी यूनिवर्सिटीज के अंदर क्लास होती है कि बीकॉम वाले बच्चे एक तरफ मिलेंगे बिल्डिंग के अंदर और बीएससी वाले बच्चे एक तरफ मिलेंगे और जो बैचलर ऑफ आर्ट वाले स्टूडेंट्स हैं वो एक तरफ मिलेंगे, राइट। तो इसी तरह से जीएसटी के अंदर भी एक कैटेगरी बनाई हुई है पर्संस की, जिसके अंदर जब भी वो पर्सन वो लाई करेगा ना उस लिमिट के अंदर उसे वो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो यहां पर बात की जा रही है थ्रेशोल्ड लिमिट की, ठीक है। मींस कि अगर किसी का टर्नओवर इससे एक्सीड कर जाता है ना तो उसे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा ही पड़ेगा, और जिसके कारण गवर्नमेंट को क्या होता है, टैक्स की कलेक्शन होती है। एंड ऑपरेट द सिस्टम प्रॉपरली, सिस्टम सारा अच्छे से ऑपरेट हो सकती है। दैट मींस ट्रांसपेरेंसी आ रही है, कितना सामान आप लेके जा रहे हो, कितना सामान आप लेके आ रहे हो। दैट मींस इनपुट आउटपुट एक पर्सन का ऑनलाइन अगर रिकॉर्ड होगा तो नॉर्मल सी बात है ट्रांसपेरेंसी तो आ रही है ना, जो आपको नजर आ रहा है वो मुझे भी नजर आ रहा है, राइट। क्या कहते हैं कि ऑल द पर्सन, अगर आप नॉर्मली बात की जाए सभी पर्सन, सभी एंटिटीज जो भी बाइंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, चाहे वो गुड्स है चाहे वो सर्विसेज है, ये दोनों की कर रहे हैं, उनको जरूरी है कि वो अपने आप को रजिस्ट्रेशन, अपने आप का वो क्या करे, रजिस्ट्रेशन करवाए। क्योंकि जो पर्सन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएगा उसे किसी भी तरह का अधिकार नहीं है कि वो जीएसटी कलेक्ट करे अपने कस्टमर से या फिर आईटीसी का वो बेनिफिट ले पाएगा। ये दोनों बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे। ओके, registration legally recognize a person as a supplier of the goods and services or both, and legal authorized him to be collect the tax from the customer and pass on the credit of the tax paid on the goods and services applied to the purchases and recipient। पता है क्या कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन अगर किसी ने करवाया होगा ना तो लीगली रिकॉग्नाइज पर्सन ही होगा। वो सप्लायर भी हो सकता है, अगर इन केस ऑफ द आरसीएम का केस है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का केस है, तो उस केस में वो रिसिपिएंट भी हो सकते हैं। तो यहां पर कहने का मतलब वो वही लीगल पर्सन कस्टमर से जीएसटी को कलेक्ट कर सकता है जो कि रजिस्टर्ड होगा, और वही आईटीसी को कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब यहां पर आपको जो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया है वही कहीं ना कहीं से बेनिफिट हो जाते हैं। क्या कि टैक्स को कलेक्ट कर सकता है कस्टमर से, आईटीसी का बेनिफिट ले सकता है। और दूसरी बात, अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं ना, अपने आप को रजिस्टर करवा लेते हो, तो आप किसी भी एरिया तक अपनी सप्लाई दे सकते हो। दैट मींस देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप इंट्रा ही सप्लाई करेंगे, राइट, आप इंटर ही सप्लाई करेंगे, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवाया होता, रजिस्ट्रेशन करवाओ और हर जगह अपनी सप्लाई को स्प्रेड कर दो। समझ में आया? चलो जी, अब बात आ जाती है कि कौन लाइबल होगा रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। एम आई लाइबल फॉर द जीएसटी रजिस्ट्रेशन? क्वेश्चन इज दैट। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रही हूं, नॉर्मल पर्सन से पूछ रही हूं, आप सभी स्टूडेंट से पूछ रही हूं कि क्या आप भी लाइबल है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए?
तो आंसर आएगा ये जो अभी आगे हम पढ़ेंगे। इसको सेक्शन 22 के अंदर डिफाइन किया गया है, 3 पॉइंट्स हैं। एक तो क्या है, हमारे नॉर्मल कैटेगरी की बात की गई है, नॉर्मल सर्विसेज की बात की गई है, ठीक है। पहले हम 1 बाय 1 आराम से इनको डिस्कस करते हैं। चलो मैं स्टार्ट से भी समझा देती हूँ। चलो पहले आपसे पर्सनल लायबल फॉर द रजिस्ट्रेशन सेक्शन 22 के अंदर क्या डिस्कस किया है कि नॉर्मल अगर सप्लायर है ना, नॉर्मल सप्लायर कौन होगा, जिसके अंदर जो आपका जो सप्लायर होता है वो क्या होता है, रजिस्टर्ड होता है, उसकी बात की जा रही है। जो हमने सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 के अंदर भी डिस्कस किया ना, नॉर्मल एंड फॉरवर्ड चार्जेस के बेस में, जो सीजीएसटी एक्ट 2017 के अंदर, याद है, रिकॉल हो रहा है, राइट। उसके अंदर अगर वो पर्सन सप्लायर है, ठीक है, तो उसके अंदर हम देखेंगे कि उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है। दैट मींस उसकी टर्नओवर की लिमिट देखी जाएगी, टर्नओवर की लिमिट देखी जाएगी गुड्स के अंदर, टर्नओवर की लिमिट देखी जाएगी सर्विसेज के अंदर। अभी हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। अगर बात की जाए मिग्रेटिंग फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लॉ की बात की जा रही है, दैट मींस अगर कोई पर्सन पुराने लॉ से नए लॉ में अपने आप को मर्ज करने की बात की जा रहा है ना, माइग्रेटिंग की बात की जा रहा है ना, कि पुराने लॉ से नए लॉ में वो कन्वर्ट होना चाह रहा है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, वो भी लायबल है अभी जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड करवाने के लिए। और कब से होगा, वो भी ये क्या कहते हैं कि जब से जीएसटी आया था, 1 जुलाई 2017 से आया था मेरे पास जीएसटी का कंसेप्ट, राइट। नेक्स्ट ये कहते हैं कि अगर कोई पर्सन बिजनेस को ट्रांसफर कर दे, जैसे कि हम मान लेते हैं कि जो मिस्टर एक्स है, इसका बिजनेस था स्टेशनरी का, इसने क्या किया अपने बिजनेस, ये रजिस्टर्ड पर्सन था, इसने क्या किया अपने बिजनेस को किसी और को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। मान लीजिए मिस्टर वाई को कर दिया, तो अब मिस्टर वाई को भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। क्यों, अगर इसकी सप्लाई को कंटिन्यू करना है, जी स्टेशनरी का बिजनेस को कंटिन्यू करना है, तो मिस्टर वाई को भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इज इट क्लियर, समझ में आ गया। इन केस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द बिजनेस, अगर बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है तो ये कंपलसरी है कि उस पर्सन को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा जिसको ये ट्रांसफर हो रहा है। ट्रांसफी को क्या करना पड़ेगा, अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट ट्रांसफर कौन हो सकता है भाई, इन केस ऑफ द अमलगमेशन और द मर्जर की बात की जा रही है। अमलगमेशन और मर्जर का मतलब क्या होता है कि देखो, जो अमलगमेशन होता है कि उसमें काफी सारी कंपनियां एक साथ होकर एक बन जाती है, बट मर्जर में क्या होता है कि दो कंपनियां मिलकर एक बनती है ना। इसमें क्या होता है मर्जर के अंदर कि जो पुराने, इनमें से किसी एक कंपनी का जो स्टेटस है वो लॉस्ट हो सकता है, बट अमलगमेशन में किसी भी कंपनी का स्टेटस लॉस्ट नहीं हो सकता। हम इनकी बात नहीं कर रहे, डेफिनेशन की मैंने आपको बता दिया। बात है कि अगर अमलगमेशन हो रहा है या फिर मर्जर हो रहा है, इस केस में जब वो हो रहा है, कंप्लीट एक बन रही है, तो पूरी एक को भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जिसकी जो भी पर्सन इसको एक पॉइंट ऑफ व्यू से चला रहा है उसे अपने आप को जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसे पुरानी सर्विसेज को कंटिन्यू करना है तो। इज इट क्लियर। सेकेंड पॉइंट, ये पॉइंट थर्ड समझ में आ गया, फोर्थ समझ गया। पहले इन्हीं की थ्योरी देख लेते क्या लिखे हुए हैं। देखो, ट्रांसफर इन केस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द बिजनेस सेक्शन 22, थर्ड पॉइंट हम 22 सेक्शन 2 का थर्ड पॉइंट पढ़ रहे हैं, तो थर्ड सबसेक्शन बन गया। कह रहे हैं कि अगर कोई पर्सन है अपने बिजनेस को क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, तो लायबल होगा अ पर्सन लायबल टू बी रजिस्टर्ड हु इज अ सक्सेसर एंड द रिसिपिएंट ऑफ द बिजनेस। जो भी पर्सन उस बिजनेस को आगे संभाल रहा है, ठीक है, रिसीवर है, रिसिपिएंट है, उसे वो लाइबल होगा, उसे जरूरी है कि अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़े। शैल बी लाइबल टू बी रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द डेट ऑफ सच ट्रांसफर। उस दिन से वो अपने आप को, उस दिन ही अपने आप को क्या करे, रजिस्ट्रेशन के लिए अपने एप्लीकेशन को फाइल करना स्टार्ट कर दे कि मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना है, ठीक है। फ्रॉम द डेट ऑफ सच ट्रांसफर, मान लीजिए कि 29 तारीख को क्या करवाया, ये बिजनेस आपके नाम से ट्रांसफर हुआ, तो अगले 30 दिन के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, उसे रजिस्ट्रेशन के लिए अपील करनी होगी, एप्लीकेशन डालनी होगी। ओके, बात की जाती है ट्रांसफर इन केस ऑफ द अमलगमेशन एंड मर्जर की बात की जाए, सेक्शन 22 सबसेक्शन 4 ये डिफाइन करता है क्या कि अगर ऐसा कुछ है तो जो भी ट्रांसफर है, जो भी सक्सेशन पर्सन है, उसे जरूरी है वो लायबल होगा कि अपने आप को रजिस्टर्ड करवाए। कब से, फ्रॉम द डेट ऑन विच द आरओसी इशू द सर्टिफिकेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन गिविंग इफेक्ट ऑफ द सच ऑर्डर। आरओसी का मतलब पता है क्या है, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी जिस दिन भी उस पूरी कंपनी के नाम पर एक सर्टिफिकेट इशू कर देगी कि ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हो चुकी है, उस दिन से उसे क्या करना पड़ेगा, अपने आप को उस दिन के 30 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन इशू किया वो सर्टिफिकेट, और उस दिन के 30 दिन के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, उसे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा और उसे रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होगा।
इज इट क्लियर? समझ में आ गया? चलो तो अब बात करते हैं हमारे सेक्शन सबसेक्शन 2। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 22 सबसेक्शन 2 की बात करते हैं, जहां पर हम बात कर रहे हैं मिग्रेटिंग फ्रॉम द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट फ्लो। कहते पता है क्या कहते हैं कि जो अपने ओल्ड जो इनडायरेक्ट सिस्टम थे ना, इनडायरेक्ट सिस्टम थे, उन सबके अंदर नॉर्मल सी बात है, पहले 1 जुलाई 2017 से पहले इनको भी तो कोई चलाता होगा ना। मान लीजिए ये 3 पर्सन है, इन्होंने अपने आप को, एक ने एक्साइज में, एक ने कस्टम में, एक ने सर्विसेज टैक्स में अपने आप को एज ए एनरोल कर रखा था, ठीक है, वो उस टाइम उनके रजिस्टर्ड पर्सन थे। अब जैसे ही ये जीएसटी का कंसेप्ट आया तो नॉर्मल सी बात है, इन पर्सन को अपने आप को इसमें कन्वर्ट तो करवाना पड़ेगा, तो ये कंपलसरी है इन पर्सन के लिए, ठीक है। ये कह रहे हैं कि ऑन द डे इमीडिएटली प्रोसीडिंग द अपॉइंटेड डेट इज रजिस्टर्ड, जिस दिन हमारे जीएसटी का कंसेप्ट आया था उससे अगले दिन ही उन्हें क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपील डालनी होगी इनको, और जिन्होंने क्या कर रखा है, होल्ड अ लाइसेंस अंडर द एग्जिस्टिंग लॉ, जिन्होंने एग्जिस्टिंग लॉ के अंदर अपने आपको रजिस्टर कर रखा है, ठीक है, एज इट इज यहां पे लिखा हुआ है। चलिए तो अब बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, किसकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, क्या कहता है, देखो इसके लिए मैं आपके लिए एक स्पेशल चार्ट बनाती हूं, ठीक है, जिसके थ्रू आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए जी, यहां पर आपकी 3 कैटेगरी है, ध्यान से समझना इस बात को, आपकी 3 कैटेगरी है। कैटेगरी नंबर 1 स्पेशल स्टेट, देखो एक तो नॉर्मल स्टेट होते हैं, नॉर्मल स्टेट, एक होते हैं आपके स्पेशल स्टेट, जहां पर मतलब कि स्पेशल लिमिट अप्लाई होने वाली है, स्पेशल जो आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट है वो अप्लाई होने वाली है। तो इसी के बेस पे यहां पर 3 कैटेगरी की गई है, ठीक है। ये तो हो गया बच्चे आपके स्टेट के नाम से। दूसरा आपके यहां पे हो जाएगी कि एक आप प्रोवाइड कर रहे हैं गुड्स, एक आप प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विसेज, एक आप प्रोवाइड कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज। इन सबकी लिमिट को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर ये आपको, ये जो चार्ट मैं अभी बना रही हूं, ये आपको समझ में आ गया तो नॉर्मल सी बात है, जो थ्रेशोल्ड लिमिट का जो कंसेप्ट है ना, ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहली बात करते हैं नॉर्मल केस की बात, मींस की ऐसी लिमिट जो हर जगह एप्लीकेबल है। तो नॉर्मल केस वो केस आता है जिसके अंदर, जहां पर कोई क्राइटेरिया ऐसा स्पेशल लिमिट नहीं रखी गई, तो उनके अगर कोई, मान लीजिए जैसे कि यहां पर MMN NT, ये स्टेट के नाम है बच्चे ये, और इनके अलावा कोई और स्टेट है, ठीक है। अभी आप इसको होल्ड रखना, ठीक है। देखो अगर कोई भी अदर स्टेट की बात की जा रही है, नॉर्मल स्टेट की बात की जा रही है, और वहां पर जो सप्लायर है गुड्स की सर्विसेज कर रहा है, ठीक है, और उसकी जो टर्नओवर है, टर्नओवर पता है क्या होता है, टर्नओवर टोटल सेल को बोला जाता है, पूरे साल की सेल को बोला जाता है। अगर उसकी टर्नओवर 40 लाख तक है, अगर अप टू लिखा है, अगर आपकी 40 लाख के अंदर है तो रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। अगर ये 40 लाख से क्रॉस कर जाती है, ठीक है, 40 लाख से जैसे ही क्रॉस करेगी तो आपके लिए कंपलसरी है कि बच्चे आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इन केस आपकी सर्विसेज का काम है, आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और सर्विसेज का जो टर्नओवर है वो आपकी 20 लाख की लिमिट दी हुई है। दैट मींस अगर आपकी टर्नओवर से, जो आपकी जो टर्नओवर है, टर्नओवर ऑफ द सर्विसेज है, वो क्या है 20 लाख से एक्सीड कर जाती है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इन केस आप गुड्स एंड सर्विसेज दोनों दे रहे हैं तो वहां पे यहां पर 20 लाख ही है। इज इट क्लियर? ये जो लिमिट है ना 1 अप्रैल 2019 के अंदर इसकी अमेंडमेंट की गई थी, क्योंकि पहले ये 20-30 ऐसे था, बट अब की याद रखिए आप, ठीक है, जो कि 1 अप्रैल 2019 के अंदर ये अमेंडमेंट की थी कि 1 अप्रैल के बाद ये लिमिट लगनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद कुछ एक स्पेशल केस आते हैं, स्पेशल स्टेट आते हैं। ये जो 4 स्टेट हैं, इनके लिए, इन 4 स्टेट की जो मैं अगर बात करूं, इनके अंदर जो है, जो सबसे पहले जो बोला गया है यहां पर, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। ये 4 स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि नहीं,
हम 40 लाख तक इतना टर्नओवर की लिमिट नहीं कर सकते। हम यहाँ पर 10 लाख के लिए ही क्या करेंगे, अपने जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे ये स्पेशल 4 स्टेट हैं जहां पर जो जीएसटी के रजिस्ट्रेशन की लिमिट 10 लाख है, चाहे वो आपकी गुड्स है, चाहे वो आपकी सर्विसेज है, चाहे वो आपकी गुड्स एंड सर्विसेज दोनों है। कौन कौन? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, MMNT, याद हो जाएगा। सेकंड जो लिमिट है आपकी संपुत के नाम से है, एक शॉर्टकट बनाया है, सो आप इसको याद करने में आपके लिए भी आसानी रहेगी। सो ए से क्या है? ए से क्या है? अरुणाचल प्रदेश। एम से क्या है? मेघालय। एस से क्या है? सिक्किम। यू से क्या है? उत्तराखंड। एंड पी से क्या है? पांडुचेरी। एंड टी से क्या है? तेलंगाना। अब यहाँ पे जो क्या है, यहाँ पे जो एम आ रहा है, यहाँ पे मेघालय है, जो ऊपर आ रहा है मणिपुर और मिजोरम है, ठीक है। और नीचे जो टी आ रहा है इसका तेलंगाना है, और जो ऊपर टी आ रहा है जो स्पेशल 10 लाख की कैटेगरी में आ रहा है वो क्या है? त्रिपुरा है। समझ में आ गया? इन 2, 2, 4, 2, 6 स्टेट के लिए लिमिट बनाई गई है 20 लाख। दैट मीन्स कि यहां पर ये कहा कि अगर कोई MMNT के से जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, इवन गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, उनका अगर टर्नओवर 10 लाख से एक्सीड कर जाता है तो वहां पर उनको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी हो जाएगा, चाहे वो गुड्स का केस है, सर्विसेज का केस है, या दोनों का केस है। अगर यहां पर आप सिक्किम, उत्तराखंड इनकी बात की जा रही है, संपुट के अंदर जितने भी आपके जो 6 स्टेट है उनकी बात की जा रही है, तो यहाँ पर 20 लाख की जो लिमिट प्रिस्क्राइब की गई है, ठीक है, ये आपकी वो लिमिट है जो कि अपने स्टेट में यहाँ पर इनके ऊपर लगेगी, 6 स्टेट के ऊपर। और बाकी अब ये देखो 4 ऊपर है, 6 हमने यहाँ पढ़े, इन 10 स्टेट को छोड़ के बाकी जितने भी अदर स्टेट है उनके ऊपर 40 लाख का गुड्स के ऊपर क्राइटेरिया है, सर्विसेज के ऊपर 20 लाख का क्राइटेरिया है, और गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर उनका 20 लाख का क्राइटेरिया, ठीक है। ये बात पता है तब की किसकी बात की जा रही है? जब हम क्या कर रहे हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हैं। किसकी? इंटर स्टेट। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते, देखो इंटर स्टेट हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, 9 चैप्टर हमारा कंप्लीट इसके ऊपर था। अगर बात की जा रही है इंट्रा की, दैट मींस हम क्या कर रहे हैं, विद इन अ स्टेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में तो ये लिमिट यहां पर ये अप्लाई होगी। अगर बात की जा रही है, अगर आपका बिजनेस क्या है, आप दिल्ली से हरियाणा, हरियाणा से पंजाब, पंजाब से चंडीगढ़ ऐसे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है इंटर स्टेट है, आप स्टेट टू स्टेट ट्रांसफर कर रहे हैं, अपनी गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई दे रहे हैं, है ना। तो उस केस में तो कंपलसरी है कि आपको क्या करना पड़ेगा, अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उसमें कोई लिमिट को नहीं देखा जाएगा, वहां पे ये देखा जाएगा कि आप बिजनेस कौन सा, आपकी नेचर ऑफ सप्लाई कौन सी है, आप इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं। इज इट क्लियर? ये जो लिमिट है ये कहां एप्लीकेबल होगी, ये इंट्रा स्टेट सप्लाई के लिए एप्लीकेबल होगी। याद हो जाएगा ये टेबल, आई होप आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, ठीक है। यहाँ पे मैंने दोबारा से फिर बनाई हुई है, अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं नोट्स को भी आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो देखो यहाँ पे क्या है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसका आंसर आपको देना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि जो ये मिस्टर एक्स है, ये जो इसका बिजनेस है दिल्ली के अंदर भी है, ठीक है, और इसका बिजनेस हरियाणा के अंदर भी है, और इसका बिजनेस पंजाब के अंदर भी है। दिल्ली से जो टर्नओवर हो रही है वो हो रही है बच्चे 15 लाख रुपए, और वो जो टर्नओवर कर रहा है वो ऐसी सप्लाई पे कर रहा है जो कि सप्लाई क्या है, टैक्सेबल है, ठीक है। और हरियाणा से जो टर्नओवर हो रहा है वो 16 लाख है, वो भी क्या है, टैक्सेबल सप्लाई है। पंजाब की क्या है, आपकी क्या है, टर्नओवर हो रही है 8 लाख जो कि एग्जम्प्ट सप्लाई है। तो इसके टोटल टैक्सेबल जो टोटल टर्नओवर कितनी मानेंगे, इस कंसेप्ट को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा एग्रीगेट डिमांड का कंसेप्ट, एग्रीगेट टर्नओवर का कंसेप्ट, जो कि यहां पे एक्सप्लेन किया है। क्या कहता है कि अगर आपको ये जानना है कि आपकी एनुअल एवरेज एग्रीगेट टर्नओवर क्या है, देखो अभी यहां पे हमने डिस्कस किया ना कि जिसकी एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, तो इनको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें कौन कौन सी अमाउंट आएगी उनके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। तो ये कहता है कि जितनी भी आपकी टैक्सेबल सप्लाई है, टैक्सेबल सप्लाई समझते हैं जिनके ऊपर टैक्स लगता है, जितनी भी एक आपकी एग्जम्प्ट सप्लाई है आप उनकी वैल्यू भी कंसीडर करेंगे, जितनी भी आप एक्सपोर्ट कर रहे कहीं ना कहीं, ये भी हमारी पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जम्प्ट है, राइट। वैल्यू ऑफ द इंटर स्टेट,
इंटर स्टेट की जितनी भी आपकी सप्लाई है उनकी वैल्यू की बात की जा रही है, ठीक है। उसमें से क्या माइनस होगा, जितने भी हमारे जो टैक्सेस है। तो कहने का मतलब आपकी टैक्सेबल सप्लाई, राइट, आपकी एग्जम्प्ट सप्लाई, आपकी एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज की बात की जा रही है। देखो एग्जम्प्ट सप्लाई को क्यों माना गया है, क्योंकि अब मान लो कोई ऐसा बिजनेस कर रहा है, मान लीजिए मैंने इसी का एग्जांपल लिया, दिल्ली से बिजनेस कर रहा है, ठीक है, और वेजिटेबल्स का काम कर रहे हैं, ठीक है। वेजिटेबल्स के ऊपर कभी नॉर्मल सी बात है नहीं लगता टैक्सेबल हमारा, है ना, टैक्स नहीं लगता उस सप्लाई के ऊपर, बट उससे जो उसकी टर्नओवर है, उसकी जो उनकी इनकम इतनी बढ़िया हो रही है। मान लीजिए उसकी टर्नओवर क्या है, 16 लाख हो गई है सालाना, ठीक है, और इसका दूसरा बिजनेस उसका है हरियाणा के अंदर, ठीक है। सर इसके साथ ही ले लेते हैं हम, यहाँ पे इंट्रा का केस ही ले लेते हैं। दिल्ली के अंदर ये क्या कर रहा है, एक जगह उसने क्या किया, वेजिटेबल्स का क्या कर रहा है, ये काम कर रहा है। इसी तरह से उसने दूसरी वेजिटेबल के साथ भी उसने अपना बिजनेस आगे बढ़ाया, उससे भी उसकी टर्नओवर मान लीजिए 18 लाख आ गया। तो कहीं ना कहीं तो इतनी टर्नओवर हो रही है, तो नॉर्मल सी बात है, इनकम तो हो गई। तो गवर्नमेंट कहती है कि ऐसी सप्लाई को भी हम क्या करेंगे, एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड करेंगे, और फिर हम ये कैलकुलेट करेंगे। पहली जब हम ये देखेंगे ना, फर्स्ट टाइम जब आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो तब की बात है, बाद में नहीं देखा जाएगा। अगर आपके रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसकी लिमिट से कम आपकी टर्नओवर हो रही है, बाद में कोई चक्कर नहीं है, और रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपका देखा जाएगा कि आपकी टर्नओवर हो कितनी रही है। तो उसके अंदर आपकी टैक्सेबल सप्लाई, एग्जम्प्ट सप्लाई, एक्सपोर्ट की गुड्स और इंटर स्टेट सप्लाई सारी की सारी ऐड होगी। क्या चीज नहीं ऐड होगी, पहली बात तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की जो टर्नओवर है वो सप्लाई है वो ऐड नहीं होगी। दूसरा जीएसटी के जितने भी चार्जेस है वो ऐड नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि उसके बाद तो हम अप्लाई करेंगे ना। ओके, आरसीएम का क्यों कंसेप्ट नहीं इंक्लूड आ रहा, देखो अब आरसीएम में क्या बात की थी हमने कि जो आपका सप्लायर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, रिसिपिएंट की है ना। अब मैंने कहा कि इसमें एग्जांपल लिया था, आपको याद हो चैप्टर नंबर हमने कंपोजिशन स्कीम में ही डिस्कस किया था, इवन लिवाई एंड कलेक्शन में भी डिस्कस किया था। सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 और सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 इसी के ऊपर था, आरसीएम के ऊपर, जिसके अंदर मैंने फार्मर का एग्जांपल लिया था कि फार्मर ने क्या किया, पोटैटो सप्लाई की है लेज कंपनी को, राइट। अब फार्मर तो रजिस्टर्ड नहीं है, लेज कंपनी रजिस्टर्ड है ना। अब इसमें जो रिसिपिएंट है, जो बायर है, वो क्या कर रहा है, रिसिपिएंट क्या कर रहा है, वो टैक्स पे कर रहा है, सप्लायर तो नहीं पे कर रहा है। तो इस केस में तो इसकी तो सप्लाई हो गई भाई, सप्लाई होगी, टर्नओवर भी हुआ, क्या इसकी सप्लाई हुई है। तो इसी वजह से तो ना आरसीएम के कंसेप्ट को इसके एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करते हैं। इज इट क्लियर, समझ में आ गया। अब आप इसका आंसर दे सकते हो कि अब इसकी टोटल टर्नओवर क्या है, कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर देना, ठीक है। ये आपका आंसर क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। चलिए तो अब बढ़ते हैं हमारे, अब आपको ये पता लग गया कि कौन किस किस पर्सन को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा, ठीक है। अब बात करते हैं किसे रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। अब देखो मैंने आपको 2-3 वैसे हिंट पहले दे दिए हैं। पहली बात तो जो पर्सन की जो एग्रीगेट टर्नओवर इस स्पेसिफाइड लिमिट से एक्सीड नहीं करती हो। अब हमारी स्पेसिफाइड लिमिट क्या है, 10, 20, 40। 10 किसके बारे में बात की जा रही है, एमएमएम एंटी के बारे में। ये किसी में बात की जा रही है, सेम पुत के ऊपर बात की जा रही है। 20 लाख अदर स्टेट के बारे में बात की जा रही है। अगर आपकी लिमिट इससे एक्सीड नहीं कर रही है तो नॉर्मल सी बात, आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा, अगर किसी का आरसीएम का कंसेप्ट है तो उसके केस में भी तो सप्लायर को तो करवाने की जरूरत ही नहीं है, राइट। तो थर्ड पॉइंट भी हो गया, फर्स्ट भी हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या कहते हैं कि अगर कोई पर्सन एग्रीकल्चरलिस्ट से बिलोंग करता है, मतलब उसका बिजनेस एग्रीकल्चर से है, तो उसे भी क्या नहीं करवाने की जरूरत, अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका जो जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है वो कल्टीवेशन फ्रॉम द लैंड से हो रहा है। ओके, या फिर आपकी बात की जाए इंटरस्टेट सप्लाई। देखो यहां पे ना आपको लिमिट याद करनी पड़ेगी, ये कुछ एक पॉइंट है जहां पे लिमिट लिखी हुई है, क्या कि पर्सन बीइंग एज अ जॉब वर्कर। लास्ट चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस किया था, याद है आपको, सेक्शन 19 के अंदर हमने डिस्कस किया था, अगर कोई प्रिंसिपल डायरेक्ट सामान जॉब वर्क प्लेस पे सेंड कर दे तो उस टाइम आईटीसी को कलेक्ट करने का अधिकार किसको है, किसको है, आंसर दो। ये आप पिछले चैप्टर में है। अब बात की जा रही है यहाँ पे इंटरस्टेट। अभी तो आप कह रहे थे, आप ये कहेंगे कि मैम अभी तो आप कह रहे थे कि इंटरस्टेट के लिए कंपलसरी है ना, पर यहाँ पे तो ऊपर क्या लिखा हुआ है कि नॉट लाइबल।
बट लिमिट है। अगर उसकी टर्नओवर 20 लाख तक, देखो स्पेशल मार्क लगा हुआ है, 20 लाख तक है तो तब तक तो उसको लाइबल नहीं है। अगर जैसी 20 लाख से एक्सीड करेगी उसे रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। अगर कोई पर्सन इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है, देखो ध्यान से देखो, सप्लाई ऑफ द टैक्सेबल सर्विसेज, मैंने इंटरस्टेट के लिए किसमें कहा था, लिखा भी होगा, अच्छा यहाँ पे लिखा ही नहीं है। इंटरस्टेट अगर आप गुड्स की सप्लाई करते हैं तो वहां पर तो बच्चे कंपल्सरी है, एक्सेप्ट द वन केस, कि अगर आपका बिजनेस हैंडलूम का नहीं है, हैंडक्राफ्ट का, सॉरी हैंडक्राफ्ट का है, तो वहां पर लिमिट दी गई है 20 लाख। देखो ये तो लिमिट आपको याद करनी पड़ेगी। देखो मैं दोबारा से बता रही हूं कि अगर इंट्रा की बात की जा रही है तो डायरेक्ट है, आपको ये 10 20 40 का कंसेप्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा। अगर बात की जा रही है इंटरस्टेट की, इंटरस्टेट में बात की जा रही है गुड्स की, गुड्स में किसको छोड़ के, एक्सेप्ट द हैंडक्राफ्ट को छोड़कर, ठीक है। अगर हैंडक्राफ्ट की जो लिमिट है 20 लाख तक आपकी रहती है, ठीक है, उस केस में तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज बाकी सभी गुड्स में आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत है। अब बात इसके अंदर किसकी बात की जा रही है, सप्लाई ऑफ द सर्विसेज की बात की जा रही है। तो इस केस में अगर आप अदर स्टेट, पंजाब से हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली आप कोई अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और उसकी जो टर्नओवर जो है 20 लाख तक है, तो उसके लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अप टू, ठीक है। पर्सन मेकिंग द इंटरस्टेट सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई ऑफ द नोटिफाइड, देखो अभी आ गया हैंडक्राफ्ट गुड्स अप टू द 20 लाख है, तो उसे भी क्या है, जरूरत नहीं होगी। और ईसीओ का कंसेप्ट है, देखो ये बातें ना ध्यान से सुन लो, क्योंकि ना जो सेक्शन 25 है उसमें सेम एज इट इज कंसेप्ट है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि अगर कोई पर्सन ईसीओ के थ्रू अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ईसीओ का मतलब पता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर, याद आया, सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अंदर भी डिस्कस किया था, याद है, सॉरी ई कॉमर्स ऑपरेटर। ये कहते हैं कि ई कॉमर्स ऑपरेटर पता है क्या होता है, कि जब वो एक सप्लायर को और एक रिसिपिएंट के बीच में एक मीडिएटर की तरह काम करता है ना, मींस की ऑनलाइन बिजनेस ऑपरेट कर रहा है, जिसके थ्रू एक सप्लायर अपने कस्टमर की डिमांड कर रहा है, एक कस्टमर अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए ऑनलाइन विजिट करता है, ठीक है। अगर बात इसके अंदर ना 3 पार्ट्स आएंगे बच्चे, ध्यान से सुनना, 3 पार्ट्स क्यों समझा रही हूं मैं अभी, क्योंकि जो ये पॉइंट है ना आपका पॉइंट नंबर यहां पर आएगा, ये पॉइंट मैं अभी आपको समझा रही हूं, ये वाला पॉइंट यहां आएगा। रजिस्ट्रेशन ट्रीटमेंट डिस्टिंक्ट पर्सन हो गया है, ये पॉइंट यहां आएगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ द नॉन रेजिडेंट पर्सन, इवन एओसी का भी तो था भाई यहाँ पे, आस्क पॉइंट, ओके, अच्छा यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, ओके, यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बार बार आ रहा है, राइट। सो मैं अभी आपको समझा देती हूं कि इसके अंदर जो ईओसी के अंदर 3 पर्सन्स को क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर ध्यान से सुना, फर्स्ट कंडीशन जिसको कंपल्सरी है रजिस्ट्रेशन करवाना, कौन आएगा, सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 की बात करेगा। कि अगर जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ओला का, एग्जांपल दिया था ओयो का, एग्जांपल दिया था मैंने अर्बन कैब का दिया था, राइट, अर्बन कैब का, राइट। और देन नेक्स्ट आ जाता है अपना स्विगी की। ओला किसकी सर्विसेज प्रोवाइड करता है बच्चे, जल्दी बताओ, ट्रैवलिंग की। ओयो किसकी बात करता है, एकोमोडेशन की। अर्बन कैब जो है आपको किसकी सर्विस करता है, हाउसकीपिंग की सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। स्विगी किसकी बात करता है, ये आपको रेस्टोरेंट की बात कर सकते हैं, या फिर मैं कहूं कि फूड की सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। इस केस में ये इन कंपनियों को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, इनके सप्लायर या फिर रेसिपिएंट को रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं होती। समझ में आया। ये सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अंदर डिसाइड है कि जिनको कंपलसरी है, इन कंपनीज को कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन करवाना। ये 4 कंपनी है, इनके अलावा कोई और कंपनी भी है, जैसे कि अमेज़न है,
आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इनको सबको जानते हो। इस केस में अमेजोन को तो रजिस्ट्रेशन करवाना ही करवाना पड़ेगा, बट इसको करवाना पड़ेगा सेक्शन 51 या फिर सेक्शन 52 के केस में, क्योंकि इसे टीसीएस या फिर टीडीएस कटवाना पड़ेगा रिस्पेक्टिवली। एक यहां पर इसके सप्लायर को क्या करवाना पड़ता है, अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है इन द जीएसटी के अंदर। बच्चे ध्यान से सुनो, देखो ये याद करने की बात है। अगर ईसीओ की बात की जा रही है, ईसीओ दैट मींस ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर बात की जा रही है, ई कॉमर्स ऑपरेटर में कंपलसरी उसी कंपनी को टैक्स जीएसटी के अंदर अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इन 4 कंपनी ऐसी है जिनको अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इस केस में सप्लायर और रिसिपिएंट को रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 की बात की जा रही है। अगर बात की जाए इसकी अमेजोन की या फिर किसी और केस में, उस केस में क्या होगा, आपको नहीं, आपको भी करवाना पड़ेगा और साथ ही साथ आपकी सप्लायर को भी करवाना पड़ेगा। ये मैंने पॉइंट लिखा हुआ है, मैं पहले इस पॉइंट को बता देती हूँ कहां लिखा हुआ है, देन फिर यस दिस इज द पॉइंट। ये रहा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट द टैक्स एट द सेक्शन 52 में जिसे कलेक्ट करना है, ठीक है। सेक्शन 5 सब सेक्शन 9 के अंदर भी यह कंपल्सरी होता है, ठीक है। क्या कहता है कि पर्सन हु सप्लाई द गुड्स और सर्विसेज और बोथ other than the specified under section 5 of subsection 5, that means ये ऐसे कह रहा है 9 subsection 5, such electronic commerce operator who is required to collect the tax at source, उसे क्या करना पड़ता है, टीसीएस हमें क्या करना पड़ता है, कलेक्ट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 के अंदर, ठीक है। और सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 के अंदर क्या करना पड़ता है, सीजीएसटी एक्ट के दौरान उसे क्या करवाना पड़ता है, अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हुआ था ई कॉमर्स ऑपरेटर हु विल बी लायबल टू पे द एंटायर टैक्स। इस केस में जो टैक्स को पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इन कंपनीज की होगी। इस केस में यहां पर अमेजोन की अलग होगी, सप्लायर की अलग होगी, ठीक है। ये पॉइंट पता है किसका है, ये पॉइंट उसका है जब हमें क्या करना पड़ता है, कंपल्सरी है रजिस्ट्रेशन करवाना। ये इसके बाद ही पॉइंट आने वाले हैं, ओके ठीक है जी। अब बात पता लगी किस किस को जरूरत नहीं है, नॉर्मल सी बात है, जो थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस नहीं करेगा, एग्रीकल्चर में काम कर बात की जा रही है, जो उसमें एनरोल है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बात की जा रही है, जिनकी हैंडक्राफ्ट इंटरस्टेट की बात की जाए और हैंडक्राफ्ट गुड्स की बात की जाए और उसकी लिमिट 20 लाख हो तो उसे भी क्या नहीं करवाना पड़ेगा, अपने आप को रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा। ईसीओ की बात की गई है, उसकी भी 20 लाख रुपए लिमिट लिखी। अब बात करते हैं टाइप ऑफ द रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कैसी होती है, एक तो वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन होती है, राइट, एक तो व्यक्ति खुद करता है, एक कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होते हैं, इसकी आपको करवाना ही करवाना पड़ेगा। अब करवाना किसे पड़ेगा, जस्टिस के अपोजिट की बात की जा रही है। देखो आ जाओ समझते हैं इसको भी। क्या कहते हैं कि अंडर सर्टेन सिचुएशन द डीलर मस्ट टेक द कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर द जीएसटी इन रिस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर। चाहे उसकी टर्नओवर ऊपर है, चाहे उसकी टर्नओवर नीचे है, उस केस उनको छोड़ के उसे कंपलसरी है उसके अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इस सेक्शन 24 डिफाइन कर रहे हैं। जैसे कि इंटरस्टेट सेल हो रही है, बताया था इंटरस्टेट के अंदर अगर गुड्स की सप्लाई हो रही है तो वहां पर आपको हैंडक्राफ्ट के कंसेप्ट को छोड़ के बाकी सभी तरह के अगर बिजनेस को कर रहे हैं तो उस केस में आपको क्या करवाना पड़ेगा, अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इज इट क्लियर? एक क्या है, ई कॉमर्स सेलर की बात की जा रही है, ई कॉमर्स ऑपरेटर की बात की जा रही है। याद आया था, एक तो ई कॉमर्स डिस्ट्रीब्यूटर हमने सुना था, एक हमने ई कॉमर्स यूनिट सुनी थी चैप्टर नंबर 5 के अंदर, है ना। इन सभी पर्सन को कंपलसरी है कि उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है, इसके 9 पॉइंट है बच्चे जिनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो देखो क्या कहता है कि पर्सन मेकिंग एन इंटरस्टेट, अगर कोई व्यक्ति इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, वो गुड्स की सप्लाई कर रहा है, तो उसे जरूरत है कि वो अपने आप को रजिस्ट्रेशन में अपने आप को रजिस्टर्ड करवाए। ओके, एक्सेप्ट किस किस कंडीशन में छोड़ के, एक्सेप्ट एक तो सर्विसेज की बात की जा रही है। सर्विसेज में ऐसा कोई लॉजिक नहीं था कि उसे सर्विसेज के केस में भी उसे कंपलसरी करवाना पड़ेगा, बट उसे तब करवाना पड़ सकता है अगर उसकी टर्नओवर 20 लाख से ऊपर गई। अगर उसकी लेस देन 20 लाख है नॉर्मल केस के अंदर, 10 लाख उसकी स्पेशल कैटेगरी के केस के अंदर, तो उस केस के अंदर उन्हें रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा क्योंकि कम की बात कर रहे हैं। दूसरा हमने क्या किसके बारे में डिस्कस किया था, हैंडक्राफ्ट के ऊपर।
है ना। हैंडक्राफ्ट के अंदर बात की जाए तो क्या कहता है कि अगर आपकी हैंडक्राफ्ट के थ्रू अगर कोई टर्नओवर हो रही है और टर्नओवर की लिमिट लेस देन 20 लाख है और 10 लाख स्पेशल कैटेगरी की बात की जा रही है, जो कि हमने 10 स्टेट पढ़े, MM, NT और एक सम उत, ओके, इनकी बात की जा रही है। अगर ऐसा स्टेट है स्पेशल कैटेगरी के, उनके लिए 10 लाख की लिमिट है। अगर अदर स्टेट की बात की जाए उनके लिए 20 लाख की लिमिट है। और वो कहता है कि अगर उसकी हैंडक्राफ्ट से मींस की हाथ से बनाए हुए सामान की बात कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत मशीनें यूज हो सकता है, अदरवाइज क्या है मोस्ट ऑफ सारा काम क्या होना चाहिए, हाथ की कारीगरी होनी चाहिए, ठीक है। उससे अगर उसका टर्नओवर 20 लाख या फिर 10 लाख के विद इन रहता तो उसे रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। एक हमने बात की थी जॉब वर्क विद टर्नओवर लेस देन 20 एंड 10 लाख। देखो यहाँ पे ये बात की ऊपर पढ़ा था ना हमने, ये तीनों पॉइंट देखो पहले पॉइंट में आ गए जो जिनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। इंटरस्टेट की बात करते हैं, है ना। और जॉब वर्कर के अंदर ना किसको छोड़ा हुआ है, ज्वेलरी को, गोल्डस्मिथ को, सिल्वर स्मिथ को, ओके। ये नोटिफिकेशन ना ये आपको दी हुई है, ये आपको अगर आप याद करना चाहते तो याद कर सकते हैं, अदरवाइज इनको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं किनको कंपलसरी और करने की जरूरत है। पहली बात तो जो इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हैं गुड्स को, दूसरा आपको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को जरूरी है कि वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है तो उसे जरूरी है कि वो अपने आप को रजिस्टर्ड करे। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होता है, ऐसे पर्सन होते हैं जो टेम्परेरी बेस पे ओकेजनली क्या करते हैं, कभी किसी स्टेट में चले गए, कभी किसी स्टेट में अपने बिजनेस को चलाएंगे, जैसे फन फेयर्स होते हैं, ठीक है, मेला होता है, ठीक है, या फिर कोई ओकेजनली कोई काम करने के लिए उस एरिया में चले जाते हैं। जैसे कि दिवाली के टाइम पे लोग क्या करते हैं कुछ टाइम के लिए अपने बिजनेस को वहां सेट कर लेते हैं, तो ऐसे पर्सन को स्पेशली मेंशन किया गया है कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और रजिस्ट्रेशन अगर वो बिजनेस आप स्टार्ट करने जा रहे हो मान लो कि 5 तारीख को, ठीक है, 5 नहीं चलो 10 तारीख को करने की देती है, मान लीजिए आप ये सोच रहे हो कि अगली 10 तारीख को मैं बिजनेस को स्टार्ट कर दूं, वहां बैठ के अपने सामान को सेल करना स्टार्ट कर दूं, तो उस केस में आपको बोला गया कि पहली बात तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन कितने दिन पहले करवाना होगा, 5 दिन पहले करवाना होगा, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। आपको 5 दिन पहले आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको एप्लीकेशन डाल देनी होगी, ठीक है। एज पर द सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 क्या कहता है, मीन्स अ पर्सन हु ओकेजनली अंडरटेक द ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व द सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ इन कोर्सेज ऑफ द फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। तो चाहे वो प्रिंसिपल हो चाहे वो एजेंट हो, कोई भी हो, ठीक है, उसका मींस की उस पर्सन का कोई भी फिक्स्ड प्लेस नहीं है अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए। ऐसे पर्सन को जरूरी है कि उसे क्या करना होगा, अपने आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा जीएसटी एक्ट 2017 के अंदर। किसकी बात छोड़ के की जा रही है, हैंडीक्राफ्ट की बात की जा रही है। उसकी को छोड़ के अगर उसकी टर्नओवर एक्सीड नहीं करती 20 लाख से तो उसे रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, ओके। समझ में आ गया, इतना समझ में आया। अब बात करते हैं और किसे जरूरी है रजिस्ट्रेशन करवाने की। अब देखो, पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स अंडर द रिवर्स चार्ज बेसिस, जिस पर्सन ने हु आर रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स, जो भी पर्सन क्या है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या कर रहा है, अपने टैक्स को पे कर रहा है, उस पर्सन को भी क्या करना पड़ेगा, अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा जीएसटी के अंदर, ओके। क्योंकि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा एज ही टेक द रजिस्ट्रेशन टू सबमिट द टैक्स अंडर द रिवर्स चार्ज बेसिस। क्योंकि देखो अब यहां पर देखो, मैंने आपको बताया कि ये जो ऊपर हमारा कौन सा एग्जांपल चल रहा था, एक सेकेंड, हमने एक एग्जांपल लिया था, चलो हम फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिवर्स चार्ज का ही एग्जांपल ले लेते हैं। कहां गया, ये रहा। देखो यहां पे एक सप्लायर है, ठीक है। अब फार्मर का एग्जांपल लिया था, राइट, फार्मर का मैंने एग्जांपल लिया था, ठीक है। और ये चिप्स कंपनी है, ठीक है, ये चिप्स कंपनी का ओनर बना दिया हमने, और इसने इससे पोटैटोज खरीदे। फार्मर तो रजिस्टर्ड नहीं था, अब सप्लायर तो रजिस्टर्ड नहीं है। अब उस केस में सप्लायर को तो रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं थी, वो केस हमने नॉन लाइबल टू बी नॉन, जिसको जरूरत नहीं है वो उसके केस में पड़ा था, राइट। इन केस बात की जाए इस पर्सन की, अब यहां पर मान लीजिए 100 रुपए के इसने पोटैटोज खरीदे, छोटा सा एग्जांपल लेते कि आपको जल्दी समझ में आए, और उसमें 10 रुपए क्या है आपका टैक्स बनता है, तो टोटल कितना हो गया 110 रुपए। अब ये जो पोटैटोज कंपनी है, लेज कंपनी है, क्या वो पूरे के पूरे 110 फार्मर को देगी या 100 रुपए फार्मर को देगी,
ऑब्वियस ही बात है भाई, ये रजिस्टर्ड ही नहीं है जीएसटी के अंदर, तो इसको 100 रुपए दोगे ना, तो बाकी के बच्चे जो 10 रुपए है आप गवर्नमेंट को पे करोगे। अब इस गवर्नमेंट को पे करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। दैट मीन्स रिसिपिएंट को जरूरी होगा उस केस के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करे अंडर द सेक्शन 2017 के अंदर। बट सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसे जरूरत नहीं है भाई, समझ में आया? तो यहाँ पे उसे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। ई कॉमर्स ऑपरेटर की बात तो आपको समझ में आ गई होगी। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन मेकिंग अ टैक्सेबल सप्लाई, एक ऐसा पर्सन है जो नॉन रेजिडेंट है इंडिया का, तो नॉर्मल सी बात है वो उसका कोई स्पेसिफाइड एरिया ही नहीं है, वही एज इट इज कैजुअल इनकम कैजुअल पर्सन की तरह ही ट्रीट की जाएगा। उसे भी उस पर्सन के लिए भी जरूरी है, अगर वो क्या कैसी सप्लाई कर रहा है, टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, तो उसे जरूरी है कि वो अपने आप को रजिस्ट्रेशन के अंदर जीएसटी के अंदर अपने आप को रजिस्टर्ड करवाए। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पर्सन हु मेक द टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ ऑन द बिहाफ ऑफ द अदर टैक्सेबल पर्सन वेदर और एज अ एजेंट और। अब हमने देखो एक बात पढ़ी थी कि कंपल्सरी नहीं, कौन कौन लाइबल रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। उसके अंदर जो थर्ड पॉइंट है सेक्शन 22 सबसेक्शन 3 के अंदर और 4 के अंदर, जब भी कोई पर्सन किसी बिजनेस के को ट्रांसफर कर रहा है तो जो ट्रांसफी होगा उसे अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना होगा। अमेलगामेशन के अंदर भी ट्रांसफी था। अब यहां पर देखो बिजनेस कौन चलाएगा, बिजका ये चलाएगा। इसी तरह से कोई एक ऐसा पर्सन है, ठीक है, ये किसी और के बिहाफ पे काम कर रहा है, तो नॉर्मल सी बात है इसे खुद को अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा अपने आप को। तो यही तो बात लिखी हुई है कि पर्सन हु मेक अ टैक्सेबल सप्लाई, ये पर्सन क्या कर रहा है, टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, ऐसे सामान को सप्लाई कर रहा है जिनके ऊपर टैक्स लगता है, ठीक है, और ऑन द बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन, किसी और टैक्सेबल पर्सन के बिहाफ पे अब उसकी क्या कर रहा है, गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई कर रहा है। तो उसके लिए भी जरूरी है कि वो क्या करे, अपने आप को रजिस्टर्ड करवाए अकॉर्डिंग टू जीएसटी के अंदर, अकॉर्डिंग टू सीजीएसटी एक्ट 2017 के अंदर। क्योंकि एजेंट की डेफिनेशन बहुत सारे पर्सन इंक्लूड किए गए हैं, जो कमीशन एजेंट भी होता है, ठीक है, ब्रोकर भी होता है, काफी सारे पर्सन इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है एवरी पर्सन सप्लाई ऑनलाइन इंफॉर्मेशन and database access or retrieval services from the supply outside India to the person in India other than a registered person। पता है क्या कह रहा है, ये लाइन इतनी कुछ ज्यादा लंबी हो गई है ना, चलो हम इसका छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मैं कह रही हूँ कि ये जो पर्सन है इंडिया से है, ठीक है, और ये है बाहर यूएस से। इंडिया से यहां से ऑनलाइन इंफॉर्मेशन जा रही है, ऑनलाइन डाटा जा रहा है, ठीक है। अब इस पर्सन की, ये यहां पे है ना रूल्स के अंदर बोला गया है, अब इस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने आप को ये रजिस्टर्ड करवाए। क्योंकि जब ऐसा होता है कि जब भी कोई डाटाबेस या फिर मैं कहूं कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक वे से जा रही है, तो जो पर्सन सेंड कर रहा है किसी अदर कंट्रीज को, अदर स्टेट को, अदर कंट्री की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है, तो यहां पर उस जो पर्सन उसको सेंड कर रहा है उसे अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और उसके ऊपर नॉर्मल चार्जेस अप्लाई होंगे, जो कि हमने सेक्शन 9 के अंदर और सबसेक्शन 1 के अंदर डिस्कस किया था, जो कि 5, 12, 18, 28 का कंसेप्ट था, है ना। एग्जांपल है नेटफ्लिक्स जो प्रोवाइड करता है सर्विसेज आउटसाइड द इंडिया, देन द नेटफ्लिक्स हैज टू बी गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड, उसे जरूरी है कि अपने आप को रजिस्टर्ड करवाए एंड पे करे टैक्स अंडर द नॉर्मल चार्जेस। इज इट क्लियर? आईएसडी को भी अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ये तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, इवन आपको पता भी होगा, ठीक है। चलिए, तो अब बात हो चुकी है इन सभी पॉइंट्स की जो कि जिनको कंपलसरी था, है ना। अब आपको आसान लग रहा है ना, बिल्कुल आसान लग रहा होगा। अब बात करते हैं हम वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। आपको इस पिक्चर से नजर आ रहा होगा कि लोग अपने आप आतुर हैं कि मैं अपने आप को रजिस्ट्रेशन के अंदर क्या करवाऊं, रजिस्टर्ड करवाऊं, क्योंकि वो बेनिफिट उठाना चाहते हैं भाई, वो कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करना चाहते हैं और अपने आप को आईटीसी का बेनिफिट उठाना चाहते हैं। और दूसरा एक तीसरा और बेनिफिट दिखाऊं आपको, अगर आपने कभी अप्लाई करके देखो कि अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, जीएसटी नंबर है, ठीक है, आई आइडेंटिफिकेशन नंबर है, अगर आप कोई शॉपिंग करते हैं ना तो वहां पर भी आपको हैवी डिस्काउंट मिलता है। आपने कभी ट्राई नहीं किया होगा, इवन आपके पास अगर रजिस्ट्रेशन नंबर है तो उसे ट्राई करके देखना, देन यू गेट अ हैवी डिस्काउंट ऑन दिस बाइंग प्रोडक्ट। ओके, सो यहाँ पे देखो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन वही करेगा जिसको बेनिफिट उठाना होगा। तो ये सारे बहुत ज्यादा आतुर हैं अपने आप को जीएसटी के अंदर रजिस्टर करवाने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपोजिशन स्कीम।
तीसरी टाइप आ जाती है कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर करवाना। कंपोजिशन स्कीम पता है, जो सेक्शन 10 के अंदर हमने डिस्कस की थी, किसके लिए थी? स्पेशली उन स्मॉल बिजनेसमैन पर्सन के लिए थी जो कि अपने बिजनेस के अंदर ज्यादा टर्नओवर नहीं कर पा रहे थे। इनकी भी लिमिट डिसाइड की गई थी, जिनकी लिमिट क्या है 40 लाख से क्रॉस कर रही है, बट 1.5 करोड़ तक है। अब देखो 40 लाख से क्रॉस करना, वैसे जीएसटी के अंदर तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, बट यहाँ पे देखो रेट कितनी हाई आई है, 5%, 12%, 18%, 28%, है ना। बट अगर आप कंपोजिशन स्कीम में जाएंगे तो वहां पे जो टैक्स की जो रेट है ना, वो इससे बहुत ज्यादा कम है, 1%, 2%, मैक्सिमम 6% तक है। इवन 5% रेस्टोरेंट पे है जो विदाउट अल्कोहल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, 6% उनके लिए, जो बाकी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ये मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर के लिए। तो यहाँ पे जो टैक्स की रेट की जो सर्विसेज अच्छी मिलती है, ठीक है, जो कंप्लायंसेस होते हैं, जो फॉर्मेलिटीज होती है, वो आपको बहुत ज्यादा कम करनी पड़ती है। दैट्स द रीजन अगर आप कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड करते हैं तो ये केवल उन स्मॉल टैक्स पेयर के लिए है, उन स्मॉल बिजनेसमैन के लिए है जिनकी थ्रेशोल्ड लिमिट ऐसे डिसाइड की गई है 40 लाख। ओके, किसके अंदर की बात की जा रही है? नॉर्मल कैटेगरी की। अगर बात की जाए स्पेशल कैटेगरी स्टेज के अंदर वही 20 लाख, ठीक है, फॉर द गुड्स, और 20 लाख 10 लाख फॉर द स्पेशल कैटेगरी, बट लेस देन देयर इज अ 1 करोड़। ये है अदर स्टेट के बारे में बात की जा रही है। अगर बात की जाए स्पेशल स्टेज के अंदर तो ये 75 लाख की बात की जाएगी। अगर यही बात सर्विसेज के बारे में बात की जाए तो सर्विसेज का कंसेप्ट हमने कितना पढ़ा? 10-20 पढ़ा है। 10 उसके लिए, एमएमएनटी के लिए, 20 किसका है? संपुट के लिए। अगर बात की जाए कंपोजिशन स्कीम में तो यहाँ पे 50 लाख रुपए यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट है, क्योंकि यहाँ पे जो फिक्स रेट होती है ना टर्नओवर पे, वो डिसाइड होती है, लेसर होती है नॉर्मल जीएसटी की स्कीम के अकॉर्डिंग बात है। तो ये हो गए भाई हमारे अब टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब बात करते हैं हमें कैसे रजिस्ट्रेशन मिलेगा भाई, हाउ टू बी, कैसे हम अपने आप को रजिस्ट्रेशन में जीएसटी के अंदर अपने आप को रजिस्टर्ड कर पाएंगे। एक प्रोसेस दी हुई है, चाहे वो आप नॉर्मल टैक्स पेयर हैं, कंपोजिशन डीलर है, सीटीपी है, सीटीपी समझ चुके हैं, कैजुअल टैक्स पेयर की बात की जा रही है, ठीक है, ये जो अभी हमने ऊपर पढ़े ना, इन सब की बात की जा रही है, ठीक है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, ईओसी है, इन सब के बारे में सेम आपको क्या दी जाए की जा रही है, रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस सेम है। तो सबसे पहले हम स्टेप नंबर 1 पे आते हैं। टोटल इसके 3 स्टेप हैं, आप इनसे भी डिस्कस कर सकते हैं, ये थोड़ा और डिटेल में लिखा हुआ है मैंने। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो फर्स्ट स्टेप क्या कहते हैं कि आपको खुद को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। चलो अब अपने वापस एप्लीकेशन वाले फॉर्म पे चलो। अब आपने तो भाई रजिस्ट्रेशन कर दिया कि मैं DU, CU, KU, PU इन सब के अंदर एडमिशन लेना चाहता हूं, मैंने इन 5 यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन लेना चाहता हूं, ठीक है। और क्या किया, यहां पर आपने कर दिया रजिस्ट्रेशन डन, आपकी तरफ से हो गया काम कंप्लीट। अब बारी आ जाती है तो यहाँ पे नॉर्मल जो रजिस्ट्रेशन करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला जो काम होता है यहाँ पर उस पर्सन का होता है, उस सप्लायर या फिर मैं कहूँ उस रिसिपिएंट कंपनी का होता है जिसे अपने आप को पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, एक प्रॉपर मैनर से फिल करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके अंदर वो सारी डिटेल, जैसे कि नॉर्मल सी बात है, रजिस्ट्रेशन जब हम करते हैं तो उसके अंदर अपने जो क्या होते हैं, नाम लिखा होता है, ठीक है। आप अपना जो मोबाइल नंबर है वो देते हैं, ईमेल एड्रेस देते हैं। क्यों देते हैं पता है कि आपको एक ओटीपी आता है, ओटीपी के थ्रू से आपकी जो रजिस्ट्रेशन की जो डिटेल है, इवन रजिस्ट्रेशन जो सबमिट होती है वो वेरिफिकेशन के लिए होती है कि ये आप ही है या फिर किसी और का नंबर डाल दिया, कि ये वेरिफिकेशन होती है। मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन होती है, ईमेल एड्रेस से वेरिफिकेशन होती है, पैन नंबर से वेरिफिकेशन होती है, परमानेंट अकाउंट नंबर, जो कि आपने इनकम टैक्स 1961 के एक्ट के अंदर भी आपने पढ़ा हुआ, राइट। तो यहाँ पे पहले वेरिफिकेशन हुई, पहले आपने एप्लीकेशन फिल की, वेरिफिकेशन हुई, वेरिफिकेशन होने के बाद जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो एक यूजर नेम पासवर्ड आ जाता है आपके पास, आ जाता है नहीं आ जाता। तो इसी तरह से इसके अंदर भी एक टेम्परेरी बेस पे क्या हो जाता है, एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाता है, और उस रेफरेंस नंबर का यूज करके आप क्या करते हैं, नेक्स्ट आगे एप्लीकेशन को स्टार्ट करना शुरू करते हैं। जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ तो लॉगिन किसकी मदद से करेंगे, उस यूजर नेम और पासवर्ड की मदद से करते हैं। तो इसमें भी ऐसा ही है। और आप पार्ट बी फॉर्म नंबर GST-REG 01 को फिल करोगे कि अगर आप अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हो तो
देन आपको एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी, कि एक्नॉलेजमेंट मतलब होता है कि आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपने फॉर्म कंप्लीट कर दिया, अपनी तरफ से सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो गई है, जो भी डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटी अटैच करने थे वो आपने सब कर दिया है। तो यहां पे देखो ये चीजें लिखी हुई और कुछ नहीं है, सच में कुछ नहीं है। देखो जो अभी हमने ऊपर पढ़े ना, अब देखो हमने क्या क्या पढ़े हैं कि जिनके लिए कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन करवाना और जिनके लिए जरूरी नहीं है, नॉट लायबल टू गेट रजिस्ट्रेशन। इन जीएसटी, राइट, उन सबको छोड़ के, ये सारे सबका इनका डाटा लिखा हुआ है, ठीक है। जो भी पर्सन लायबल होगा रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए वो अप्लाई करेगा अपने आप को रजिस्ट्रेशन के लिए, और वो जितनी जो भी डिटेल है वो फिल करेगा, ठीक है। और वो फिल किस में करेगा, पार्ट ए ऑफ द फॉर्म जीएसटी REG 01 के अंदर। अब देखो यहाँ पे ना इसको साथ साथ लिखते हैं। अपने आप को सबसे पहले इसने रजिस्टर्ड किया तो क्या लिखा, फॉर्म कौन सा था, एक सेकेंड पेन का कलर चेंज करते हैं। फॉर्म कौन सा था, GST REG 01 के अंदर, और पार्ट ए के अंदर अपनी डाटा डाला। अब वो क्या होगा, वेरीफाइड होगा, मींस कि आपके फोन पे OTP आएगा, मेल पे अलग OTP आता है, राइट। वन टाइम पासवर्ड जिसे हम कहते हैं वो क्या करेगी, साइट के थ्रू से आपके पास भेजा जाएगा, मेल पे अलग भेजा जाता है। फिर उसके थ्रू आपको क्या मिल जाता है, एक रेफरेंस नंबर मिल जाता है। उस रेफरेंस नंबर से फिर आप क्या करते हो, फाइनली क्या करते हो, एप्लीकेशन को सबमिशन का पॉइंट आ जाता है। जब आप एप्लीकेशन की सबमिशन की बात कर रहे हैं, सबमिशन की बात कर रहे हैं, तो फॉर्म नंबर GST REG 01 के अंदर ही है ना, राइट, 01 के अंदर ही करते हो, बट फॉर्म का जो है पार्ट बी में डिस्कस करती है, पार्ट बी में अपनी डिटेल सेंड करती है, ओके। और उसके ऊपर आप जैसे कि आप फॉर्म फिल करते हो तो आप अपने नीचे साइन भी करते हो, ठीक है, ये डिक्लेयर करते हो कि जो इसके अंदर इंफॉर्मेशन दी गई वो मेरी ओर से बिल्कुल सही है ना। सेम इसमें भी होता है। फिर आप डॉक्यूमेंट अटैच करते हो, फिर आपको एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली आपको मेल आ जाती है। तो वो किस में आएगी, एक रिसिपेंट को कैसे मिलेगी, इशू की जाएगी इलेक्ट्रॉनिकली टू द एप्लीकेंट। किस फॉर्म में जीएसटी डिपार्टमेंट देगा आपको एक्नॉलेजमेंट मिलेगी फॉर्म नंबर REG 02 में, ठीक है। आपको क्या मिलेगी, इंफॉर्मेशन। एक्नॉलेजमेंट को क्या बोला जाता है, इंफॉर्मेशन बोला जाता है। आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, या मैं कहूंगी इसे इंटीमेशन मिल जाएगा आपको REG 02 के थ्रू, ओके। चलिए, तो अब बारी आ जाती है, आपकी इस टाइम खत्म होगी। अब आपने एप्लीकेशन फॉर्म, तो एक सेकेंड, ठीक है, आपने एप्लीकेशन तो फिल कर दी है। अब काम आ जाता है भाई डिपार्टमेंट का, कि जो आपने एप्लीकेशन फिल की है कि क्या उसके लिए, क्या आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एडमिशन के लिए एलिजिबल है, वो सभी कंडीशंस को मैच आउट करेंगे। अगर कहीं पर भी आपको ये लगा, डिपार्टमेंट को ये लगा कि आप शक के दायरे में हैं, तो आपकी जो डिटेल को क्या किया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और वो रिजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन भी फॉर्म के थ्रू देगी, ठीक है। और उस रिजेक्शन पॉइंट के ऊपर आपको भी रिस्पॉन्स करने का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। 3 दिन के अंदर अंदर आपको उस रिजेक्शन के पॉइंट के अंदर क्लैरिफिकेशन देनी होगी कि ये रीजन है कि मैंने इसको इस तरीके से अटैच किया। फिर क्या होगा, जीएसटी डिपार्टमेंट के पास ये अधिकार होता है, राइट होता है कि वो 7 दिन के अंदर अंदर फिर आपको रिस्पॉन्स दे कि क्या जो भी आपने अपने क्लैरिफिकेशन दी है, जो भी आपने रीजन दिए है, कि वो उससे सेटिस्फाइड हुआ है या नहीं हुआ। यूनिवर्सिटीज में कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा होता है कि या तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है ना, या फिर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, दोनों की कंडीशन आती है। अगर वेरिफिकेशन के टाइम किसी भी तरह का, अगर इनकेस आपकी एक्सेप्ट हो जाती है, कि जो प्रॉपर ऑफिसर है ना वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है बिल्कुल करेक्ट है, तो आपको रजिस्ट्रेशन क्या दे दिया जाएगा, ग्रांट दे दिया जाएगा, ठीक है, ग्रांट कर दिया जाएगा आपको, ओके। इन केस आपका जो रजिस्ट्रेशन में कुछ भी कमी नजर आ रही है, इवन डॉक्यूमेंट में कमी नजर आ रही है,
ठीक है, डॉक्यूमेंट में कुछ नजर आ रहा है, आप फिल कुछ और कर रहे हैं, ठीक है, आपने कुछ भी इंफॉर्मेशन गलत लिख दी है, तो आपको इंटीमेशन दिया जाएगा जीएसटी फॉर्म नंबर जीएसटी REG 03 के थ्रू। ये किस में इंफॉर्मेशन दी जा रही है? ये आपको इंफॉर्मेशन उसमें दी जाएगी डेफिशिएंसी के अंदर, मींस की कमी है आपके फॉर्म के अंदर कुछ ना कुछ, तो 03 के अंदर आपको ये इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और इस इंफॉर्मेशन के बाद रिस्पॉन्स आएगा या आपका, ठीक है, और इस आपके रिस्पॉन्स के बाद वो फिर रिस्पॉन्स करेगी। देखो मैं आपको बताती हूँ, अगर आप अप्रूवल कर दिया 3 दिन के अंदर का टाइम होता है वर्किंग डेज के अंदर कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है ग्रांट कर दिया जाए। अगर इनकेस कमी नजर आती है तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, जरूरत होगी उसकी और क्लैरिफिकेशन करने की उस प्रॉपर इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग, तो इसलिए वो एक नोटिस सेंड करेगा, ठीक है, एक इंफॉर्मेशन सेंड करेगा किसके पास, एप्लीकेंट के पास, इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म नंबर 03 के अंदर विद इन 3 दिन के अंदर वो क्या कर देगा, आपको इंफॉर्मेशन दे देगा। कौन से 3 दिन के अंदर? कि जिस दिन आपकी एप्लीकेशन आई, मान लीजिए आपकी एप्लीकेशन आई 23 तारीख को, ठीक है, अगले जो 3 दिन होंगे उस 3 दिन के अंदर आपके पास इंफॉर्मेशन मिलनी होगी क्या आपकी जो एप्लीकेशन है एक्सेप्ट हुई है, क्या एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है, उनकी बात की जा रही है। अगर रिजेक्ट हो रही है तो 3 दिन के अंदर रिस्पॉन्स आएगा, और इस रिजेक्ट के ऊपर आपको भी अपनी क्या देनी पड़ेगी, क्लैरिफिकेशन एक्सप्लेन करनी पड़ेगी कि ये रीजन रहा कि जिसके कारण मैंने ये डॉक्यूमेंट ऐसे लगाए हैं, ठीक है, तो उसका रिस्पॉन्स देने का जो टाइम है, इसकी अब आपका टाइम है, ठीक है, यूनिवर्सिटी से तो 3 दिन के अंदर आ रही है आपके पास इंफॉर्मेशन, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप 7 दिन के अंदर ना GST REG 04 के अंदर 7 दिन के अंदर क्या करे, इंफॉर्मेशन उनको दे, क्लैरिफिकेशन उनको दे, ठीक है। अब यहां पर यहां पर क्लैरिफिकेशन दी जाएगी विद रिस्पेक्ट टू आपके ऑफिसर ने जो भी इंफॉर्मेशन आपको सेंड किया हो, तो 04 में भेजी जाएगी, ठीक है, नजर आ रहा है 04, ओके। तो यहां पे यही चीज लिखी गई कि अगर अप्रूवल है तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, मींस कि अगर मान लीजिए कि जो चलो यहां पे पहले इसको पढ़ लेते हैं, जो प्रॉपर ऑफिसर है नोटिस इशू करेगा 03 में 3 दिन के अंदर, देन उसके बाद एप्लीकेंट क्या करेगा, क्लैरिफिकेशन देगा 04 में, उस जो क्लैरिफिकेशन दी है उसके भी यस होने की और नो होने के पूरे चांसेस है, ठीक है। अगर यस हो गया तो 7 दिन के अंदर उसके पास भी टाइम होता है कि वो अपने जो रजिस्ट्रेशन जो क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर जो क्या है उनको ग्रांट कर दे। अगर वो रिजेक्ट कर देता है फिर भी उसको कुछ रीजन नजर आता है कि नहीं ये अभी प्रॉपर सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, तो उस केस में वो उस रीजन को एक्सप्लेन करेगा और उस रीजन को एक नोटिस के थ्रू आपके पास भेजेगा, वो नोटिस होगा 045 में। समझ में आ गया? अगर क्लैरिफिकेशन के बाद भी, आफ्टर क्लैरिफिकेशन फिर भी कैंसिल हो गया आपका, तो REG 05 में क्या होगा, आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। इनकेस ये इंफॉर्मेशन आगे पहुंचे ना, जो रिसिपेंट है वो रिप्लाई दे ना भाई, वो भी तो हो सकता है, तो उस केस में क्या होगा, तो वही 3 दिन का 7 दिन का फंडा है। क्या कह रहा है कि इफ द प्रॉपर ऑफिसर फेल टू टेक एनी एक्शन, प्रॉपर ऑफिसर कौन है, उस GST डिपार्टमेंट के पर्सन की बात की जा रही है, अगर वो फेल हो गया एक्शन लेने में, इसके डिसीजन लेने में कि उसको रजिस्ट्रेशन दिया जाए या ना दिया जाए, तो इस केस में ये मान लिया जाएगा कि उसकी जो एप्लीकेशन है वो अप्रूवल हो गई है, ठीक है। 7 दिन के अंदर जो वापिस जो अप्रूवल क्लैरिफिकेशन आते हैं ना, अब ऐसा भी होता है ना, अब देखो GST ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जा रही है, प्रॉपर ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जा रही है, अगर वो देना भूल जाए ना अपना रिस्पॉन्स, तो इस केस में उसके एप्लीकेशन को यस कहेंगे कि हाँ उसको ग्रांट होगी, ठीक है। इन केस ऑफ द फेल्ड, इन केस ऑफ देयर इज अ वर्किंग डे ऑफ द रिसिपेंट ऑफ द क्लैरिफिकेशन का केस है, तो उस केस में 7 दिन का कंसेप्ट दिया गया है। अगर फर्स्ट टाइम की केस की बात की जा रही है उसमें 3 दिन का कंसेप्ट दिया गया है, ठीक है। अब लास्ट आ जाता है भाई, अब फाइनली अब आपका अप्रूवल का टाइम आ गया, अब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने वाला है। अब वो रजिस्ट्रेशन नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर जो मिलेगा वो 15 नंबर का होगा भाई, ठीक है।
वो 15 नंबर का क्या क्या होगा, ये कुछ इस तरीके का नजर आता है आपको। सबसे पहले आपको नजर ये कुछ ऐसा नंबर है, ये जो फर्स्ट 2 डिजिट है वो आपके स्टेट को रिप्रेजेंट करती है बच्चे। किसको रिप्रेजेंट करती है? आपके स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। मेरे पास एक है रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके अंदर मैं आपको दिखाती हूँ। चलो आप इससे ही समझ लीजिए क्या कह रहा है कि जो पहले जो 2 नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? स्टेट के होते हैं। नेक्स्ट जो 10 डिजिट्स होती है, ठीक है, ये आपके परमानेंट अकाउंट नंबर होते हैं। फिर उसके बाद 2 डिजिट जो होती है वो क्या होती है? आपकी एंटिटी नंबर ऑफ द एज द सेम पैन नंबर होल्डर एज अ स्टेट। मींस की जो आपकी बिजनेस की जो एंटिटी नंबर होती है ना, वो यहाँ पे रिप्रेजेंट की जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद एक जो नंबर होता है वो अल्फाबेट होता है, ठीक है, और जो लास्ट का नंबर होता है ना, जिसको हम चेक सम डिजिट बोलते हैं, ये इन बाकी के 14 नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसकी टोटल क्या होते हैं? आपके 15 डिजिट होते हैं। जो पहले 2 डिजिट होते हैं स्टेट कोड होता है, बाकी के जो 10 बीच के जो 10 डिजिट होते हैं वो पैन नंबर के होते हैं। फिर आपकी बिजनेस की एंटिटी होती है। देन उसके बाद क्या है? अल्फाबेटिक कोई जेड होता है, ठीक है, और जेड के बाद जो आपका जो चेक सम डिजिट होता है वो आगे वाले 14 डिजिट के ऊपर डिपेंड करता है, ओके। देन फिर आता है आपको रजिस्ट्रेशन कब मिलेगा? रजिस्ट्रेशन डेट, इफेक्टिव डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन किसकी कब कैसे होगी? पहली बात कहते हैं कि इफ द एप्लीकेशन इज मेड विद इन टाइम, मीन्स कि आपने कहने का मतलब यहाँ पे पता है क्या है कि आपको रजिस्ट्रेशन के लिए डेट बताई गई है कि आपको कब रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। या तो आप विद इन टाइम कर लो, वैसे विद इन टाइम कितना है? 30 डेज है। मैं इतनी देर से आपको ऊपर से डिस्कस करते आ रहे हैं। अगर आप विद इन टाइम नहीं करते हैं तो उस केस में जिस दिन से आपने इसको पहले पढ़ लेते हैं। इफ द एप्लीकेशन इज मेड विद इन अ टाइम द रजिस्ट्रेशन शैल बी इफेक्टिव डेट फ्रॉम द डेट ऑन विच पर्सन बीइंग लायबल फॉर द रजिस्ट्रेशन। मैंने कहा कि आपकी जो पहले जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी ना 38 लाख की थी सालाना, ठीक है, 2024 लग गया है, ठीक है, इस साल भी आप यही कंसेप्ट विदाउट रजिस्ट्रेशन के हैं। जून आते आते आपने देखा कि आपकी जो टर्नओवर है 45 लाख हो चुकी है। तो जिस दिन ये 45 लाख हुई उस दिन से पर्सन क्या होगा? लाइबल होगा अपने आप को रजिस्टर्ड करवाने में, ठीक है, उस दिन से। और आगे जो 30 दिन आने वाले इसके अंदर अंदर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने आप को जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड करवाए, ठीक है। इफ द एप्लीकेशन इज नॉट मेड विद इन अ टाइम, अगर विद इन अ टाइम नहीं बनती है तो उस केस में सबमिटेड बाय द एप्लीकेंट आफ्टर द 30 डेज, वो 30 दिन के बाद वो क्या करे? अपने आप को रजिस्ट्रेशन में डाले, ठीक है। तो इस केस में तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगी? डेट ऑफ द ग्रांट ऑफ द रजिस्ट्रेशन, ओके। जिस दिन ग्रांट की जाएगी या फिर जिस दिन वो लाइबल होगा। लाइबल की बात की कब मानी जाएगी? जब वो विद इन टाइम पीरियड की बात कर रहा है, और ग्रांट की बात कब की जाएगी? जब वो आफ्टर द टाइम पीरियड की बात कर रहा है, ओके। और जो प्रॉपर ऑफिसर होगा आपको जो जीएसटी नंबर देगा उसके ऊपर उसका प्रॉपर साइन होगा, ठीक है, डिजिटली साइन होगा प्रॉपर ऑफिसर का, ठीक है। टाइम लिमिट टू इशू ऑफ सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट इशू करने का जो टाइम लिमिट होता है, अगर नॉर्मल केस की बात की जाए वो 3 वर्किंग डेज की होती है, ठीक है। अगर इन केस ऑफ द डेफिशिएंसी की बात की जाए तो वहां पे हमने 7 डे की हमने भी बात की, ठीक है। देन फाइनली अब आपके हाथ में आ गया रजिस्ट्रेशन और आपने इस जंग को क्या कर लिया है? जीत लिया। और यहाँ पर जो हमारा चैप्टर के जो मेन कंसेप्ट था रजिस्ट्रेशन का वो फिनिश हो चुका है। आई होप आपको भी इसी तरह से खुशी मिल रही होगी। अगर आपको अभी तक जो सेशन है अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, ठीक है। और हाँ, अगर इस पीडीएफ को आप अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको ₹9 पे करना होगा, ठीक है। और अगर आप इंटरेस्टेड है लेने के लिए पीडीएफ तो डिस्क्रिप्शन में इंफॉर्मेशन दी हुई है। क्या आपको व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी गिवन है, टीम के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको जल्दी से जल्द रिस्पॉन्स देगी इन द वर्किंग आवर, ओके। आपको गाइडेंस भी देगी कैसे आपको नोट्स एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट जाता है प्रोविजन रिलेटेड विद द प्रोसीजर फॉर द रजिस्ट्रेशन अंडर द सेक्शन 25। क्या क्या प्रोविजंस है? बहुत सारे प्रोविजन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि टाइम लिमिट पढ़ चुके हैं। टाइम लिमिट क्या है? 30 दिन का है, ठीक है। अगर आप नॉन रेजिडेंट की बात की जा रही है या फिर कैजुअल पर्सन की बात की जा रही है तो उनकी टाइम लिमिट 5 दिन से
जिस दिन से आप बिजनेस को कमेंस कर रहे हैं उससे 5 दिन पहले की बात करें, उससे 5 दिन पहले उनको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को रजिस्टर्ड करवाने के लिए एप्लीकेशन सबमिट करवानी पड़ेगी। प्लेस कहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे? अगर बात की जा रही है नॉर्मल एंड जनरल कैटेगरी की पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट मीन्स आप नॉर्मल पॉइंट की बात कर रहे हैं जहां पर आप प्लेस इजिली डिफाइन करते हो, प्लेस ऑफ सप्लाई में हमने डिस्कस किया था। तो उस केस में जिस भी यूनियन टेरिटरी में आप लाइबल हैं, यूनियन टेरिटरी जहां पर भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टैक्स को पे करने की, उस एरिया में, उस प्लेस पर आप क्या कर सकते हो, अपने आप को रजिस्टर्ड करवा सकते हो। अगर बात की जाती है टेरिटोरियल वाटर की, समुद्री एरिया की बात की थी ना, कि उस केस में हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई भी वही माना गया था नियरेस्ट कोस्टल स्टेट, नियरेस्ट कोस्टल लाइन। तो यहां पर भी नियरेस्ट कोस्टल जो स्टेट होगा, यूनियन टेरिटरी होगी, जो नियरेस्ट पॉइंट होगा, उसी प्लेस पे क्या करेंगे, आप अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएंगे। बात आ जाती है रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर बिजनेस वर्टिकल। बिजनेस वर्टिकल में पता है क्या आता है? एक तो होता है सिंगल रजिस्ट्रेशन। सिंगल रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है कि आपकी बिजनेस एक है, ठीक है, एक ही आपकी एंटिटी है, जिसकी आपका एक ही काम है, एक ही बिजनेस को आप चलाते हो। दूसरा आता है मल्टीपल रजिस्ट्रेशन, जहां पर क्या होता है कि आप विद इन अ स्टेट, मान लीजिए मैं बात कर रही हूं जैसे कि पंजाब के अंदर, ठीक है, पंजाब में पटियाला, लुधियाना, अमृतसर, ठीक है, इन तीनों स्टेट एरिया के अंदर, इन तीनों एरिया के अंदर मेरी अलग अलग एक्टिविटी परफॉर्म करने वाली फर्म है, तो नॉर्मल सी बात है अलग अलग के लिए मुझे अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। एक आ जाता है कि मेरी जो सेम एक्टिविटी है, मेरा हैंडलूम का काम है, ठीक है, तो मैंने पंजाब में भी मेरी बिजनेस है, मेरा हरियाणा के अंदर भी बिजनेस है मेरा, और दिल्ली के अंदर भी बिजनेस है। तो मेरी एक्टिविटी एंटिटी क्या है, अलग अलग है, बट मेरी जो एक्टिविटी है वो सेम परफॉर्म हो रही है। तो इस केस में भी मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम पैन नंबर लेना पड़ेगा, जिसे हम डिस्टिंक्ट पैन नंबर की बात की जा रही है, राइट। डिस्टिंक्ट पर्सन और फॉर द मल्टीपल रजिस्ट्रेशन होता है। तो इस केस में भी क्या करना पड़ता है, आपको हर जगह रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। रिक्वायरमेंट ऑफ द अकाउंटिंग परमानेंट अकाउंट नंबर, ये तो सबको पता है, सेक्शन 51 के अंदर बात की गई थी। अगर बात की जा रही है 51 तो टैक्स डिडक्टर की बात की जा रही है, 52 टैक्स कलेक्शन की बात की जाएगी, ठीक है। ये देखो ये पॉइंट ना बहुत बार डिस्कस हो चुकी है, इसलिए मैं इसको इतना, क्योंकि हमने बहुत बार पहले भी डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट आ जाता है रजिस्ट्रेशन फॉर द नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन की बात की जा रही है। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के अंदर क्या होता है, अभी बताया था क्या, जल्दी से रिकॉल करो, कि उसे इलेक्ट्रॉनिकली अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। 90 दिन का टाइम दिया गया है। 90 दिन के लिए उसे क्या, देखो कैजुअल पर्सन और नॉन रेजिडेंट पर्सन के लिए सेम रूल है मोस्ट ऑफ, कि उन्हें 90 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अलाउ किया गया है। और अगर वो बिजनेस अपना ऑपरेट करना चाहते हैं तो किस केस में, जब वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, वो जो 90 दिन से अगर मान लीजिए वो एक्सटेंड कर, अपने टाइम को एक्सटेंड करवाना चाहते हैं, तो ये क्या है, प्रॉपर ऑफिसर इसको अधिकार है कि वो 90 दिन तक उनकी टाइम लिमिट क्या है और बढ़ सकती है। और हाँ, इस केस में देखो समझने की बात क्या है कि एक तो है आपका नॉर्मल केस, ध्यान से सुनना इस बात को, एक तो है आपका नॉर्मल केस, एक आप बात कर रहे हैं, सॉरी, नॉन रेजिडेंट की बात कर रहे हैं, या फिर मैं बात करूं कैजुअल टैक्स पर्सन की बात कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल के केस में क्या होता है कि आप एप्लीकेशन को क्या कर सकते हैं, इजिली रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कोई ऐसे टाइम लिमिट नहीं है। हाँ, 30 डेज की बात की जा रही है, विद इन 30 डेज जहां से आप क्या कर रहे हैं, लाइबल हो रहे हैं। बट यहाँ पे क्या लिखा गया है कि 5 दिन पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर लेना चाहते हैं तो आपको पहले एडवांस टैक्स क्या करना पड़ेगा, डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। इज इट क्लियर? यहाँ पे कोई एडवांस नहीं होता, क्लियर है। अगर मैं इसके और अगर डिफरेंस बताऊं, क्या है कि आपके यहां पर कोई थ्रेश होल्ड लिमिट नहीं है। जैसे कि हम यहां पर हमने क्या पढ़ा था, 10, 20, 40 का कंसेप्ट पढ़ा था, बट यहां पे किसी भी तरह का थ्रेश होल्ड लिमिट नहीं है, ठीक है। और इन केस आपके 90 दिन से आप 90 दिन और आपके एक्सटेंड हो गए हैं, तो इन 90 दिन का पहले ही आपको क्या करवाना पड़ेगा, एडवांस देना पड़ेगा। रीजन पता है क्या है, पता है क्या है, क्या पता उस स्टेट से आप कहीं और स्टेट में चले गए तो भाई, तो गवर्नमेंट तो अब आपके पीछे थोड़ी ना घूमती रहेगी, राइट, अब आपके पीछे थोड़ी ना घूमती रहेगी। तो इस केस में उसे क्या करना पड़ेगा,
एडवांस में सबमिट करवाना पड़ेगा, वो अमाउंट जो कि एस्टिमेटेड बेस पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रजिस्ट्रेशन टू पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्टिंग एट टैक्स एट सोर्स एंड डिडक्टिंग टैक्स कलेक्टिंग एट सोर्स, मतलब कि टीडीएस और टीसीएस की बात की जा रही है। ठीक है, सेक्शन 51, सेक्शन 52 अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन जीएसटी REG 07 को अप्लाई करना पड़ेगा। और आपको जब रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया जाएगा तो पहले वेरिफिकेशन होगी। वेरिफिकेशन अगर पर्सन क्या है पूरा सेटिस्फाइड है, ऑफिसर पूरा सेटिस्फाइड है, तो क्या करेगा, जीएसटी REG 6 के अंदर वो क्या करेगा, विद इन 3 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपको क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन दे देगा। अब कुछ जो आपके अभी भी कुछ एक माइंड में क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि जब मैंने इसको ऑफलाइन में पढ़ाया था, इवन ऑनलाइन भी मैं इस चैप्टर को बहुत बार करा चुकी हूँ, तो आप सबके ये फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, तो आप इनका आंसर यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, सो उम्मीद करूंगी जो चैप्टर है जो हमने अभी, जैसे इन्होंने जीएसटी को फिनिश किया था, हमारा चैप्टर भी यहाँ पे फिनिश हो जाता है। ठीक है, अगर चैप्टर अच्छा लगा है तो प्लीज सेशन को लाइक करना। ठीक है, वीडियो को शेयर करना। नोट्स लेना चाहते हैं तो प्लीज आप एक्सेस कर सकते हैं, लिंक इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे ही दी है, आपको 9 रुपये पे करने होंगे और व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, असेसमेंट कैसे करेंगे, पेमेंट कैसे करेंगे, ऑफेंस एंड पेनल्टी के, ये कुछ एक 2-3 चैप्टर हो रहते हैं, इनको जल्दी से फिनिश करते हैं। इसी के साथ साथ फिर हमारा जीएसटी का भी सिलेबस हो जाएगा, जैसे कि हमने सप्लाई चेन मैनेजमेंट का किया था, इवन हमने ऑडिटिंग के चैप्टर को भी हमने कंप्लीट चैप्टर्स इनको डिस्कस किया था। राइट, तो चलिए साथ ही साथ मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, जो क्वेश्चन पेपर चैनल पर आपको स्पेशल क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, सो विजिट कीजिए, लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर आपको हर स्ट्रीम के, इवन बीकॉम क्लासेस के तो बहुत ज्यादा है, आपको नजर आ रहा होगा 143 ओनली फॉर बीकॉम क्लासेस, और टोटल 352 क्वेश्चन पेपर यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।